Hello everyone. Let's see what is the history of pharmaceutical legislation in India. We have seen in the previous video what was the origin and introduction of pharmaceutical legislation. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि pharmaceutical legislation की history क्या है. So after watching this video you will be able to explain history and development of pharmaceutical legislation in India. So अब तक हमने देखा है कि the public made pressure to the government to bring effective legislation which will control the import, manufacture and sale and distribution of drugs. So in the early part of 20th century there was no legislative control on drugs as well as on the profession of pharmacy. So in 20th century in the early part कुछ भी कानून व्यवस्था ऐसे नहीं थी या कुछ भी ऐसा यूनिक या यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया एक ही कानून ऐसा नहीं था जो कि ड्रग्स पर या फिर फार्मेसी एजुकेशन पर या फिर फार्मेसी बिजनेस पर कंट्रोल लाए या फिर पूरी तरह से फार्मा प्रोफेशन को नियंत्रण में रखे. ऐसी ना एक कुछ कानून व्यवस्था थी ना पूरे देश के लिए कुछ अलग अलग भी थी. कोई भी आता था, कोई भी दवाइयाँ बनाता था, कोई भी बेचता था, जिसके पास लाइसेंस हो नहीं हो कुछ भी चल रहा था. सो देयर वाज नो लेजिस्लेटिव कंट्रोल. ऐसी कोई कानूनन कंट्रोल नहीं थी. सो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्ट नहीं थे. ब्रिटिश लोगों ने जो कि हम पर रूलिंग कर रहे थे उन्होंने कुछ एक्ट कुछ बिल पास किए थे पर वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं थे या फिर वो पूरे नहीं थे इन सब फार्मेसी प्रोफेशन के इन सब पार्ट्स पर कंट्रोल रखने के लिए. सो कौन से एक्ट थे? ओपीएम एक्ट 1878, पॉइजन्स एक्ट 1919, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 वेर इन फोर्स. These were specific in nature and grossly inadequate in controlling the chaotic condition prevailing at that time. आज़ादी के पहले का जो भारत है उस समय में ये जो तीन एक्ट थे, ओपीएम एक्ट, पॉइजन्स एक्ट और डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ये इम्प्लीमेंटेड थे, ये एग्जिस्टिंग थे, फिर भी ये पूरी तरह से कम पड़ रहे थे या फिर इनका जो कुछ भी दायरा था वो फार्मेसी के अंदर, वो फार्मेसी इसके अंदर नहीं आ रहा था या पूरी तरह से फार्मेसी को ये कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे. और इसकी वजह से क्या हुआ? दे वेर इनएडेक्वेट, ये पूरे नहीं पढ़ पा रहे थे. किसके लिए? सो इसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया में कैओटिक कंडीशन पैदा हो गई. सो कैओटिक मतलब कि जो कोई भी आता था, कोई भी दवाइयाँ बनाता था, कोई भी बेचता था, ना कुछ रजिस्ट्रेशन, ना कुछ लाइसेंस, ना कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ना फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी. सो इसकी वजह से जो हालात बन गए थे उसे कहते हैं कैओटिक कंडीशन. सो इसके बाद क्या हुआ? इन 1927 अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स. राज्यों की जो काउंसिल है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया टू रिकमेंड द गवर्नर जनरल. उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल थे जो कि राज करते थे. टू मेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल एंड डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ड्रग्स. एक रेजोल्यूशन पास किया गया, गवर्नर जनरल को ये बताया गया कि आप कुछ ऐसी इमरजेंसी स्टेप्स ले. किसके लिए? ये जो ड्रग्स का, मेडिसिन का ये जो बेशुमार यूज हो रहा है, बेशुमार इनका सेल हो रहा है, इसके लिए कंट्रोल लाने के लिए आप कुछ कानून लाए, कुछ नियम लाए, कुछ रूल्स लाए फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रिपरेशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स. किसके लिए? कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए फार्मा प्रिपरेशन के लिए एज वेल एज फार्मा सेल के लिए. सो इसके बाद क्या हुआ? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1931 इन परसुएंस टू द रेजोल्यूशन अपॉइंटेड अ कमिटी नोन एज ड्रग इंक्वायरी कमिटी. सो पब्लिक का प्रेशर, पब्लिक लीडर्स का प्रेशर, जो कुछ भी हालात थे वो बिगड़ रहे थे डे बाय डे, वो पूरी तरह से काबू से बाहर जा रहे थे. और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सो ये रिजोल्यूशन जो इनके सामने लाया गया, ये सब राज्यों की काउंसिल ने ये जो रिजोल्यूशन उनके पास पहुंचाया था, इसका पीछा करते हुए एक कमेटी अपॉइंट की गवर्नमेंट ने, दैट इज कॉल्ड ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1931.
सो ये कमिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग इंक्वायरी कमिटी एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट ईयर दैट इज 1931. So on 11th August 1931, this committee was established under a chairmanship of Lieutenant Colonel R.N. Chopra. So ये chairman थे Lieutenant Colonel R.N. Chopra and इनका एम या इनका टारगेट था टू सी इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. भारत के जो फार्मेसी प्रोफेशन है इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो निकाले जाए, ढूंढे जाए एंड रिकमेंड द मेजर्स टू बी टेकन, और उस पर क्या किया जाए इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस या कुछ सुझाव दिए जाए. ये था इनका काम, इस कमेटी का काम. So this committee published its report in same year, that is 1931. So it was reported that ये report का जो जिसे हम सारांश कहते हैं, समराइज कहते हैं ना, ये था कि नो रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. सो फार्मेसी प्रोफेशन में कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा बाय रूल नहीं चल रहा था. सेट ऑफ पीपल नोन एज कंपाउंडर, जो डॉक्टर के अंदर या डॉक्टर को हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कंपाउंडर कहते हैं, दे वेर फिलिंग द गैप, दे वेर प्रिपेयरिंग मेडिकामेंट, दे वेर सेलिंग मेडिकामेंट्स विदाउट एनी लीगल कंट्रोल. सो just after publication of report, Professor M.L. Shroff, Mahadev-Lal Shroff, initiated pharmacy education at the university level. इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट किया. In 1935, United Province Pharmaceutical Association was established, which later converted into Indian Pharmaceutical Association. आज जिसे हम IPA, Indian Pharmaceutical Association कहते हैं, वो पहले 1935 में एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन. हम क्या देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की हिस्ट्री, मतलब तब से 1800 साल से आज तक फार्मेसी में क्या डेवलपमेंट हुए ये हम देख रहे हैं. सो द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर M.L. Shroff in 1939. 1940 में क्या हुआ, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया 1940 में. The pharmaceutical conference held its sessions at different places to publicize pharmacy as a whole. पूरे इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन एक यूनिक हो, इसीलिए अलग अलग प्लेसेस पर फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए गए, हेल्ड किए गए. ये भी एक प्रोग्रेसिव बात है. So finding the government reluctant to implement the recommendations given by Drug Inquiry Committee, जो भी हमने अब देखा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे 1931 में. उस सुझाव को फॉलो करने के बजाय गवर्नमेंट क्या पाई गई, रिलक्टेंट पाई गई. रिलक्टेंट मतलब कि उदासीन, या फिर जो भी सुझाव है उनके अनुसार कुछ एक्ट्स या कुछ नियम या कुछ धाराएं लानी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया, मतलब वो उदासीन थी गवर्नमेंट. सो द डिमांड एंड प्रेशर फ्रॉम पब्लिक वाज इंक्रीज. इसकी वजह से फिर एक बार पब्लिक ने डिमांड और प्रेशर इंक्रीज किया टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन. जो भी रिकमेंडेशन ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने दिए हैं वो लाए जाए, वो इम्प्लीमेंट किए जाए. इसके लिए गवर्नमेंट पर क्या किया गया, फिर एक बार पब्लिक की ओर से दबाव बनाया गया. सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937. 1937 में एक बिल आया, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, जो कि किसके लिए था, टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग. ये बताता है, itself indicates that it was only restricted to the import of drug. So the question of manufacture, sale and distribution was left untouched. So hence later it was withdrawn. ये सिर्फ import के लिए था, manufacture, sale, distribution के अलावा फिर भी ये सवाल खड़ा था कि इसका क्या. तो इसलिए ये वापस लिया गया import of drug bill. और इसके बाद क्या हुआ, In 1940 गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रग बिल. गवर्नमेंट ने एक और बिल लाया, दैट इज ड्रग बिल, टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रिटिश इंडिया. सो जो 1940 का ब्रिटिश इंडिया था, उसमें ड्रग्स के अनुसार, ड्रग के हिसाब से इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक ड्रग बिल लाया गया. इट वॉज फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग एक्ट. ये ड्रग बिल पास हुआ और उसका नामकरण हुआ ड्रग्स एक्ट 1940. सो 41 में क्या हुआ, 1941 में फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दैट इज DTAB, अंडर दिस एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, दैट इज CDL, वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1941.
1945 में क्या हुआ, ड्रग्स रूल्स अंडर द ड्रग्स एक्ट 1940 वाज एस्टैब्लिश्ड। जो हमने 1940 में ड्रग्स एक्ट 1940 देखा, जिसे हम आज किस नाम से पहचानते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इसमें 1945 में क्या लाए गए, रूल्स लाए गए। इसलिए आज हम इस टॉपिक का नाम क्या पहचानते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड रूल्स मेड देयर अंडर 1945। ये रूल्स थे, ये 1945 में जोड़े गए। द ड्रग्स एक्ट हैज बीन मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम के मुताबिक बदलते गए, चेंजेस किए गए। एंड एट प्रेजेंट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट कवर कॉस्मेटिक्स, पहले ये सिर्फ ड्रग्स के लिए था, आज ये कॉस्मेटिक्स कवर करता है। ड्रग्स एक्ट आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा मेडिसिन भी ये ड्रग्स एक्ट कवर करता है, जिसे हम D&C एक्ट के नाम से जानते हैं। 1945 में और एक चीज हुई, गवर्नमेंट ब्रॉट द फार्मेसी बिल टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये बिल लाया गया 1945 में फार्मेसी एजुकेशन कंट्रोल करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और इसका आउटपुट क्या हुआ, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। सो 1946 में क्या हुआ, द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वॉज पब्लिश्ड under chairmanship of लेफ्टिनेंट कर्नल R.N. चोपड़ा। सो R.N. चोपड़ा इनके चेयरमैनशिप के अंडर इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट बनाई गई, जो कि इसमें क्या था, इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स इन यूज इन इंडिया एट दैट टाइम। उस वक्त 1946 में जो भी ड्रग्स इंडिया में यूज किए जाए थे एंड विच वेर नॉट इंक्लूडेड इन BP, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसकी लिस्ट थी इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। 1948 में फार्मेसी एक्ट लाया गया। 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये IPC एस्टैब्लिश की गई, किसके लिए, पहले चेयरमैन थे इसके डॉक्टर BN घोष। सो ये इंडियन फार्माकोपियल कमेटी एस्टैब्लिश की गई, जिसके प्रगति के अनुसार 1955 में पहली फार्माकोपिया पब्लिश की गई। सो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लाई गई 1949 में। 1949 में PCI एस्टैब्लिश हुई अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 1954 में क्या हुआ, एजुकेशन रेगुलेशंस केम इनटू फोर्स इन सम स्टेट्स बट अदर स्टेट्स लैग बिहाइंड। कुछ राज्यों में ये लाया गया, कुछ राज्यों में ये नहीं लाया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल कर सकता है। 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस एक्ट लाया गया, जो कि जो ड्यूटी है ऑल ओवर इंडिया में अल्कोहल या अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे, वो पूरे इंडिया में एक रहनी होगी, इसलिए ये लाया। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया की पहली एडिशन पब्लिश की गई। 1985 में NDPS, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, वो लाया गया टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेंजरस एंड एडिक्टिव ड्रग्स। 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, DPCO लाया, दैट इज द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। जो कि ड्रग्स है उनके प्राइस पे कंट्रोल लाने के लिए DPCO लाया गया। और भी कुछ इनैक्टमेंट्स है जो कि हमारे फार्मेसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ये है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1970, द ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क एक्ट 1958, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, शॉप एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। सो अब तक हमने पहले और दूसरे वीडियो में देखा है इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ड्रग इंक्वायरी कमिटी एंड व्हाट वेर देयर recommendations. Thank you so much.